हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक सीरीज का। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये जो हमारे प्रश्न है, ये आपके जनरल नॉलेज के, ये दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जीके तो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये हमने क्योंकि जीके में क्या है, सभी पार्ट आता है। जीके में इकोनॉमिक्स भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ में बैंकिंग भी आती है, और भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अपना लोकल स्टेट की हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री आती है। ऐसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी इंडियन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, स्टेट लेवल के भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से उसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और उनके मिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सारे पार्ट जो है ये जीके का ही पार्ट है ये, ठीक है ना। और जीके के पार्ट के साथ साथ में फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर्स और जीके, ये सारा मिला जुला एक पार्ट होता है जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और हम लोग क्या अलग अलग सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन देते हैं तो हिस्ट्री सीरीज चलती है, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन की वीडियो बनाते हैं तो इकोनॉमिक्स सीरीज चलती है, उसी प्रकार से ज्योग्राफी की। फिर हम लोग स्टेट वाइज सीरीज चलाएंगे कि भाई स्टेट यानी कि राजस्थान के लेवल पर, यूपी के लेवल पर, एमपी के लेवल पर, तो एमपी का जो हिस्ट्री है वो क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक्स क्या है, उसके लेवल की सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज बैच जो है ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो है ये इकोनॉमिक सीरीज का पार्ट 7 है दोस्तों। तो अब हम लेते हैं इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जब राजस्व के समान ही, यानी कि जितना हमारे पास में आया उतनी ही हमारे पास में लागत हो, यानी कि खर्चा हुआ, तो दोस्तों यानी कि ना हमको लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, ना तो हमको कहीं से और से उधार लेना पड़ा कहीं भाई जो खर्चों के लिए, और ना ही हमको कुछ बचा, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि संतुलन स्तर बिंदु। यानी कि हमारा एक बराबर संतुलन है, यानी कोई भी स्टेट हो या कंट्री हो जिसमें राजस्व और लागत दोनों अगर बराबर होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलन स्तर बिंदु, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? संतुलन स्तर बिंदु, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सही उत्तर, संतुलन स्तर बिंदु, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो दोस्तों डोलेक्स जो है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। और दोस्तों डोलेक्स जो है ये एक्चुअली जो डॉलर का जो वो होता है ना करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम है दोस्तों ये, ठीक है ना। डॉलर का जो एक्सचेंज शेयर सूचकांक होता है उसको हम लोगों ने मतलब कि इंडिया में जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है डोलेक्स नाम दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये उसका सही उत्तर है, डोलेक्स का ये है मुंबई दोस्तों, क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का न्यू नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कलकत्ता, पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कलकत्ता थी उसका नाम बदल करके उन्होंने बंगाली नाम रख दिया है, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? नया नाम वो है दोस्तों कोलकाता। क्या है दोस्तों? कोलकाता, ठीक है ना। कलकत्ता को अब क्या कर दिया? कोलकाता, क्योंकि ये एक प्रकार का बंगाली उच्चारण है ये दोस्तों, ठीक है ना। ये बंगाली उच्चारण है कोलकाता। क्यों? जैसे ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो रोसगोल्ला, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उनका क्या है जो उच्चारण होता है वो थोड़ा ओ की मात्रा की तरफ ज़्यादा होता है, तो इसे कोलकाता हम बोलते हैं, कलकत्ता, ठीक है ना। तो इसका सही नाम क्या किया? कोलकाता। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना यानी कि IFCI, क्या है ये? IFCI, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई दोस्तों सन 1948 में। कब की गई थी? सन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, भारतीय वित्त निगम। ओके, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था?
तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सन 1951 में। कब किया गया था? सन 1951 में किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसका यानी कि देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता हो, उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी जो आर्थिक क्रियाकलाप का जो क्षेत्र होता है, जिस पर जो सरकार के क्षेत्र में आता है, सरकार की उसमें जो स्वामित्व जो होता है उसका सरकार का होता है ना, तो उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सार्वजनिक। यानी किसी की पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी ना हुई, वो किसकी हुई? सरकार की हुई। ठीक है ना, इसलिए वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। समझ गए? तो इसका सही उत्तर है ये, देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता हो, उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ओके। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो दोस्तों कौन सी में, किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा हुआ था? तो दोस्तों ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लेते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो दोस्तों इसका शुद्ध घाटा जो था वो था 58.925 करोड़ रुपये। कितना था दोस्तों? 58.925 करोड़ रुपये। ठीक है ना, ओके दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? यह है दोस्तों 11.4%। कितना है दोस्तों? 11.4% भाग है दोस्तों। ठीक है ना। मध्यकालिक उधार दर मीडियम टर्म लैंडिंग रेट MTLR क्या है? तो दोस्तों मध्यकालिक जो है, जिसको मीडियम टर्म लैंडिंग रेट बोलते हैं, MTLR, ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो दोस्तों ये है वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। यानी कि वह रेट जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IFCI उधार देता है, उसको हम लोग बोलते हैं MTLR। ठीक है ना दोस्तों, ओके। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत में जो एक डाकघर है वो करीबन 21.3 वर्ग किलोमीटर को सेवा देता है दोस्तों। कितना? यानी कि भारत में 21.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक डाकघर होता है। इतने क्षेत्र को कवर करता है दोस्तों एक डाकघर दोस्तों। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? तो दोस्तों देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों ये है 40%। कितनी है? 40% की जो मांग है वो राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे द्वारा। ठीक है दोस्तों। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन यानी कि बंदरगाह का निर्माण किया गया है? किसका किया गया दोस्तों? किसका किया गया है? यानी कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसके लिए बंदरगाह का निर्माण किया गया इंदौर में? तो दोस्तों वो आइटम क्या है? वो है दोस्तों कोयला। क्या है? कोयला। यानी कि कोयला के लदान के लिए
बंदरगाह का निर्माण किया गया, क्योंकि वहाँ पर कोयला बहुत, उस क्षेत्र में कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए वहाँ पर स्पेशल एक बंदरगाह बनाया गया दोस्तों, जिससे कि कोयले की ढुलाई वहाँ से लदान किया जा सके, दूसरी जगह पहुँचाया जा सके दोस्तों। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो है वो पंजाब और हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता होती है, मतलब कृषि जो उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में औद्योगिक मूल्य सर्जन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दोस्तों भारत में औद्योगिक मूल्य सर्जन किस राज्य में सर्वाधिक है दोस्तों? तो दोस्तों वो है अपना महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा औद्योगिक मूल्य सर्जन है दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र में औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना। वहाँ इंडस्ट्री है, आप जानते हो बॉम्बे जो है पूरा हब है दोस्तों इस चीज़ का, औद्योगिक बिजनेस का। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मील हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो वो महाराष्ट्र है दोस्तों। ठीक है। और मुंबई कहाँ आती है? महाराष्ट्र में आती है। ठीक है ना। ओके, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? तो दोस्तों कौन सी देखो मैंने बताया था आपको पहले कि हर कार्य के लिए गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट या किसी जो उसको डेवलप करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई थी दोस्तों भारत सरकार ने। ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि भारत ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था दोस्तों। तो ऐसी कौन सी थी? तो दोस्तों वो पंचवर्षीय योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पेशली औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए चालू किया था दोस्तों। इसको समझ गए आप? किसके लिए? औद्योगिकरण के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति दी गई थी? तो दोस्तों निजी क्षेत्र में जो बंदरगाह बनाने के लिए सहमति दी गई थी, स्थापित की गई थी, वो थी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में निजी क्षेत्र का बंदरगाह स्टार्ट करने की सहमति दी गई थी दोस्तों। ठीक है ना। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है, विस्तृत होता है दोस्तों? ठीक है। तो ये कितने वर्ग किलोमीटर तक फैलता है दोस्तों? यानी कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? पहले तो ये देखो आप कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो दोस्तों ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों ये जो होता है ये एक्चुअली जो अपना जो समुद्र तट होता है, समुद्र तट से और समुद्र के अंदर तक कितने मील या किलोमीटर तक जो है वो पर्टिकुलर प्रत्येक देश का क्षेत्र कहलाता है वो, यानी कि भारत के साथ साथ में सभी देशों का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, यानी कि उसके ऊपर उस देश का अधिकार होता है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा देश किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता दोस्तों। तो वो कितना किलोमीटर तक होता है? तो दोस्तों वो होता है 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है दोस्तों। तो ये भारत में जो है, भारत का जो है ये समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का EEZ क्षेत्र है। कितना है? 200 नॉटिकल मील, यानी कि समुद्र तट से और अंदर समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक अपने जितना समुद्र तट है उसमें फैला हुआ है ये। और ये टोटल होता है दोस्तों 24 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों? EEZ। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। EEZ ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तो तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैं पहले आपको एक देके जा चुका हूं। मैंने यही क्वेश्चन दोबारा से उल्टे रूप में लिया है। पहले क्या पूछा गया था दोस्तों?
आर्बिट्रेज क्या कहते, किसको कहते हैं, यानी कि आर्बिट्रेज की परिभाषा बताओ, आर्बिट्रेज किसको कहा जाता है। तो दोस्तों अब मैं उसकी परिभाषा आपको दी है और आपको बताना है कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्बिट्रेज होता है, यानी कि आर्बिट्रेज में क्या होता है कि कोई भी मुद्रा किसी बाजार में, स्वतंत्र विदेशी बाजार में कोई मुद्रा को आप सस्ते मूल्य पर खरीद लो और फिर उसको किसी दूसरे बाजार में ऊंचे मूल्यों पर बेच देते हो, तो उस क्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक है ना। मैं दोस्तों एक्चुअली ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा है कि आपने पिछला जो वीडियो मेरा देखा है वो ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि भाई इसका आंसर आर्बिट्रेज है, और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि ये एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में भी यही होता है। देखो आप जानते हो कब से कितने टाइम से एग्जाम्स हो रही हैं, तो कहीं कोई ऐसा आसमान से तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे दोस्तों। तो यही बुक्स हमारी वही हैं, हमारा जीके वही है, इतिहास हमारा वही है, इतिहास कोई बदल नहीं गया है, इतिहास वही का वही है, भूगोल भी हमारा वही के वही है। लेकिन क्वेश्चंस को जो पेपर सेटर होता है वो क्वेश्चंस को इस प्रकार से घुमा करके तोड़ मरोड़ के पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप उत्तर गलत करके चले जाते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप आज से पिछले 10 साल के प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट करके जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप 100% पास हो जाओगे। लेकिन आपको पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर दें तो भी आप कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है उसका दिमाग यही काम करता है कि बच्चों को किस प्रकार से कंफ्यूज किया जाए। ठीक है ना। और आप उस चीज़ से भ्रमित हो जाते हो और आप वहाँ पर गलत उत्तर दे के चले जाते हो। ठीक है ना। इसलिए आपको उसको पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है। समझ के काम करोगे आप तो दोस्तों आप उत्तर आराम से सही दे पाओगे। मैंने आपको यही बताया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे आर्बिट्रेज क्या होता है, वो यही होता है कि कहीं पर भी किसी भी कोई स्वतंत्र बाजार में, विदेशी बाजार में कोई मुद्रा हम लोग कम दाम पर खरीदते हैं और उसको अन्यंत्र किसी स्थान पर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, ऊंचे मूल्य पर बेच देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आर्बिट्रेज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। राइट, समझ गए ना। तो ये उसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो दोस्तों G15 संगठन जो है ये दोस्तों एक्चुअल में इसमें जब ये संगठन बना था उस समय इसमें 15 देशों की संख्या थी दोस्तों। ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम दिया गया था G15। और इसमें कौन कौन से महाद्वीपों को थे दोस्तों? एक तो अमेरिकन महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप और एक एशियाई महाद्वीप के देश थे दोस्तों। ठीक है ना। जिस समय ये चालू किया गया था उस समय 15 कंट्रियों को शामिल किया गया था, और 15 कंट्रियों ने, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। जैसे कि एशिया से जो लिए गए थे जिस समय चालू हुआ था उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया थे। तीन कंट्री थी हमारी एशिया की जो ये G15 में शामिल थी दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ साथ जैसे जैसे इसका G15 का प्रभाव बढ़ता गया दोस्तों, उसी प्रकार से दूसरे देश भी इसमें और शामिल होते चले गए दोस्तों। तो उसके बाद में इसमें 4 देश और भी शामिल हो चुके हैं, जैसे कि श्रीलंका है, ईरान है ना। तो इस प्रकार से 4 देश और इसमें धीरे धीरे शामिल हो गए। तो अब इसकी जो वर्तमान संख्या है वो है दोस्तों G15 की 19। अब इसमें G15 जो संगठन है इसमें वर्तमान देशों की संख्या है 19 दोस्तों। लेकिन इसका नाम जो है आज भी G15 ही है दोस्तों। इसका नाम संगठन ने नहीं बदला है, नाम जो है वो G15 ही है दोस्तों। लेकिन इसकी सदस्यों की संख्या, क्योंकि देखो भ्रमित आप हो जा सकते हो। आप एक्चुअल में क्या है, आपको दिख रहा है G15 संगठन, आप कहोगे कि G15 में मतलब 15 देश होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। इसमें क्या है कि ये सही बात है कि जब शुरू किया गया था संगठन को उस समय 15 देश ही थे। लेकिन आज ये पूछ रहा है वर्तमान में कितनी संख्या है। अगर ये पूछते कि G15 संगठन में जब ये शुरू हुआ तब कितने देश थे, तो आपको उत्तर क्या होता? 15 देश। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब ये पूछ रहा है वर्तमान संख्या, तो दोस्तों वर्तमान संख्या में ये 19 देश हैं दोस्तों। ठीक है ना। और इसका नाम आज भी G15 ही है। दूसरी बात, इसमें पेपर सेटर इस तरीके से पूछ सकता है दोस्तों कि G15 में कितने महाद्वीपों के देश शामिल हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं जिनके देश G15 संगठन में शामिल हैं दोस्तों, सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें 3 महाद्वीप हैं, यानी कौन कौन से? अमेरिकन महाद्वीप, ठीक है ना, प्लस अफ्रीकन महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप दोस्तों। ठीक है ना। इन 3 महाद्वीपों के देश इसमें शामिल हैं और इसमें अभी सदस्यों की संख्या जो है वो है 19 दोस्तों।
समझ गए? तो इसका सही उत्तर है 19। ओके, यानी कि राइट आंसर जो है वो है 19, उत्तर 19। ओके, तो दोस्तों अभी हमारे ये वीडियो पूरा हो चुका है, हमारे सारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमको इसकी लाइक करिएगा दोस्तों, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई सलाह हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो हम लोगों को, और दोस्तों ऐसा है कि आप जैसे जैसे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हम एक्चुअली होता है क्या है कि हम उन कमेंट्स को देख करके और अच्छे वीडियो बनाने की, हो सकता है हमारे पास में कुछ कोई कमी हो या कोई तरीका अच्छा नहीं हो, आपको जो पसंद नहीं आ रहा हो, तो हम अगले वीडियो में उस तरीके को सुधार सकते हैं और आपको बेटर बना सकते हैं। हम लोग प्रयास ये करते हैं दोस्तों, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें, आपकी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके मैक्सिमम। हम लोग तो मेहनत करते हैं दोस्तों, तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल तैयार करके दें दोस्तों, ठीक है ना। अगर फिर भी कहीं देखो, संपूर्ण कोई नहीं होता है, हो सकता है हमसे भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती हो, हमारा वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा हो, हमारी जो वीडियो बनाने की स्पीड आपको अच्छी नहीं लग रही हो, या कोई और पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, हम जो वीडियो में जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये आपको पसंद नहीं आ रहे हों, या जो भी आपकी कोई सलाह हो वो आप हमको दे सकते हैं और उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप हमको इसकी सलाह टाइम टू टाइम देते रहिए दोस्तों, जिससे हम लोगों को एक तो क्या होता है कि आप हमको अगर समय समय पर आप हमको मोटिवेट करेंगे तो हम लोग भी और भी अच्छा मटेरियल तैयार करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जिन लोग दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखो ऐसा है, हम लोग मेहनत करते हैं पूरी, तो आप एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत जाती है। पहले पूरा अलग अलग बुकों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छांटते हैं, उसकी फिर हम पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बना करके फिर दोस्तों हम लोग आपके लिए उसको सेट करते हैं फॉर्मेट में, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत होती है दोस्तों। तो हम भी चाहते हैं दोस्तों कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसको भी आप सराहें और हमारे ज़्यादा सदस्य बने और हमारे लिए आप इसको शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। हम इसका आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहे, हम आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों सभी जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया है वो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। ओके।